नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों। अरिंदम बागची की जगह अब रणधीर जायसवाल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता होंगे। जायसवाल ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। पिछले साल अक्टूबर में अरिंदम बागची को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने वाराणसी की अदालत से आग्रह किया है कि ज्ञानव्यापी पर उनकी ओर से सील बंद लिफाफे में दाखिल की गई रिपोर्ट को 4 हफ्ते तक सार्वजनिक न किया जाए। वाराणसी की जिला अदालत ने बुधवार को ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर पर ASI की रिपोर्ट हासिल करने के लिए याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिका पर फैसला नहीं दिया है। बता दें, ASI ने ये रिपोर्ट बीती 18 दिसंबर को एक सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपी थी। इसके बाद से जहां एक और हिंदू पक्ष इस रिपोर्ट को हासिल करने की कोशिश कर रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किए जाने का आग्रह किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को CJI डीवाई चंद्रचूड़ और वकील के बीच बहस हो गई। इस दौरान CJI ने गंभीर होकर वकील को फटकार लगाई, आवाज धीमी करने को कहा और कहा नहीं तो बाहर निकलवा दूंगा। NDTV में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई चल रही थी। वकील याचिका को पेश कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज काफी तेज और तल्ख थी। इसी वजह से सुनवाई के बीच में ही CJI डीवाई चंद्रचूड़ को कहना पड़ा कि आप अपनी आवाज कम कीजिए। अगर आपको लगता है कि अपनी आवाज ऊंची कर आप हमें मना लेंगे तो ये आपको गलतफहमी है। ये 23 सालों में आज तक कभी नहीं हुआ। मेरे करियर के आखिरी साल में ऐसा नहीं होने वाला है। CJI की इस तल्ख टिप्पणी से वकील भी हैरान रह गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उन्हें इस तरह से फटकार पड़ जाएगी, लेकिन क्योंकि सुनवाई को जारी रखना था, ऐसे में वकील ने न सिर्फ अपनी आवाज धीमी की बल्कि उनकी तरफ से माफी भी मांगी गई। रिटायर्ड IAS अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने 2024 को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने कहा है कि 2024 के चुनाव में जो यूपी जीतेगा वो देश जीतेगा। 22 जनवरी के बाद खासकर यूपी में राम लहर नहीं, राम नाम की सुनामी आएगी, जिसमें सारे विपक्षी दल बह जाएंगे। गत विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 44% वोट मिले थे और सपा कांग्रेस को मिलाकर मात्र 37%। बसपा साथ आने वाली नहीं है। राम नाम की लहर से बीजेपी का वोट शेयर 5 से 6% बढ़ेगा ही। इंडिया गठबंधन जितना पहले पा लिया था, अगर उतना ही पाले तो बड़ी बात होगी। उन्होंने कहा कि कहने का मतलब यूपी में मोदी योगी की जोड़ी स्वीप करेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। इंडिया गठबंधन को 10 से नीचे ही संतोष करना पड़ेगा। 5 तक ही सिमट जाए तो आश्चर्य मत करना। इंडिया गठबंधन की दिक्कत यह है कि उनके पास नया ऑफर करने को कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि आज यूपी में योगी व मोदी की शख्सियत बराबर की है और राम लहर के बाद ही जोड़ी यूपी में अपराजय होगी। PM मोदी की आज की केरल की रैली चर्चा में बनी हुई है। PM मोदी ने त्रिशूर में एक विशाल रैली को संबोधित किया, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 लाख से अधिक महिलाएं शामिल थी। इस रैली को PM मोदी की महिला वोटरों पर नजर बताया जा रहा है। PM मोदी के 41 मिनट के लंबे भाषण में सबरीमाला तीर्थयात्रियों की दुर्दशा, त्रिशूर पूरम पर राजनीति, राज्य नियंत्रित मंदिर खजाने की लूट, 3 तलाक और सोने की तस्करी जैसे ज्वलंत मुद्दे उठे। मोदी ने सभा को बार बार माताओं और बहनों के रूप में संबोधित किया और NDA सरकार की महिलाओं को लेकर की जा रही पहलों की बात कही और उनको मोदी की गारंटी बताया। उन्होंने वामपंथी और कांग्रेस राज्य सरकारों पर मोदी के प्रति दोष के कारण केंद्रीय परियोजनाओं में बाधा डालने का आरोप लगाया और उन्हें भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का केंद्र बताया। बता दें, PM मोदी की केरल पर नजर बनी हुई है। इससे पहले PM मोदी के क्रिसमस के समारोह को भी कई लोगों ने केरल से जोड़कर देखा था। झारखंड में मुख्यमंत्री बदलने को लेकर जारी अटकलों पर विराम लग गया है। आज झारखंड विधायक दल की बैठक में एक सुर से हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद पर बनाए रखने का फैसला किया गया। इससे पहले ऐसी अटकलें थी कि ED की ओर से मिल रहे लगातार नोटिस के बाद हेमंत सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं और अपनी जगह पत्नी कल्पना सोरेन को प्रदेश की बागडोर सौंप सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में किसी भी सिचुएशन से निपटने की रणनीति पर चर्चा हुई। विधायकों को किसी भी हालात के लिए तैयार रहने और एकजुट रहने को कहा गया। साथ ही सोशल मीडिया की किसी भी तरह की अटकलों से दूर रहने की हिदायत दी गई। कांग्रेस ने कहा कि अडानी समूह द्वारा ट्रांजैक्शन से संबंधित मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सेबी के लिए असाधारण रूप से उदार था। कांग्रेस ने कहा, यह उल्लेखनीय है कि सेबी सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी के कहने के 10 महीने बाद भी अडानी समूह और उसके सहयोगियों द्वारा सिक्योरिटीज लॉ के उल्लंघन और स्टॉक हेरफेर की अपनी जांच पूरी करने में विफल रही। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने अपना बयान ट्वीट किया है। उन्होंने कहा, यह स्पष्ट नहीं है कि लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के अलावा अगले 3 महीनों में क्या क्या बदलाव आएगा।
कांग्रेस नेता ने कहा, जो लोग इस फैसले को क्लीन चिट बता रहे हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को क्लीन चिट बताया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गौतम अडानी ने सत्यमेव जयते कहा। इसको लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि जब हम उन लोगों से सत्यमेव जयते सुनते हैं जिन्होंने पिछले दशक में सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया है, हेरफेर किया है और उसे नष्ट कर दिया है, तो सत्य हजारों मौत से मर जाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोदानी मेगा स्कैम के संबंध में यह भी ध्यान देने योग्य है कि सेबी का अधिकार सिक्योरिटीज रेगुलेशंस के उल्लंघन तक ही सीमित है। उदाहरण के लिए मोदी सरकार नीति आयोग और वित्त मंत्रालय की आपत्तियों पर बोली की शर्तों में कैसे हेरफेर कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया अडानी को हवाई अड्डों पर पूरा एकाधिकार सौंप दिया गया और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्तियों को प्रधानमंत्री के करीबियों के हाथों में सौंपने के लिए ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया गया। यहाँ के पीएम ने एसबीआई को अडानी को $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। या कैसे मोदी सरकार ने महत्वपूर्ण पड़ोसी देशों को पीएम के पसंदीदा व्यवसायी को महत्वपूर्ण परियोजना सौंपने के लिए मजबूर किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये जांच नहीं की जाएगी कि कैसे महाराष्ट्र सरकार ने धारावी पुनर्विकास परियोजना को बहुत ही अनुकूल शर्तों पर अडानी को सौंपने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया, या कैसे अडानी को उपभोक्ताओं के बिजली बिल बढ़ाने की अनुमति दी गई। रमेश ने कहा, मोदानी मेगा स्कैम की तह तक जाने के लिए जेपीसी से कम कुछ भी नहीं। जयराम रमेश ने कहा कि पिछले साल हम अडानी के हैं कौन सीरीज में पूछे गए 100 सवालों में से किसी का भी आज के फैसले के बाद जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि क्रोनी पूंजीवाद, कीमतों, रोजगार और असमानताओं पर इसके दुष्प्रभावों के खिलाफ न्याय के लिए हमारी लड़ाई और भी मजबूती से जारी रहेगी। हिंडनबर्ग अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और अडानी समूह को बड़ी राहत मिली है। सेबी की जांच रिपोर्ट में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। 3 जजों की बेंच ने कहा है कि सेबी की जांच उचित है और वो इस मामले की जांच के लिए सक्षम एजेंसी है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से जांच ट्रांसफर करते हुए एसआईटी से जांच से इनकार कर दिया। लाइव लॉ के मुताबिक भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, सेबी की जांच में दखल देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अधिकार सीमित हैं। सेबी ने 22 में से 20 मामलों की जांच की है। हमने सेबी से बचे हुए 2 मामलों की जांच अगले 3 महीनों में पूरा करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस बात का कोई आधार नहीं बनता कि जांच सेबी से लेकर एसआईटी या किसी दूसरी एजेंसी को दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अडानी हिंडनबर्ग मामले में सेबी की जांच एसआईटी को सौंपने से इनकार करने के बाद गौतम अडानी ने अदालत के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि सच्चाई की जीत हुई है। गौतम अडानी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पता चलता है कि सत्य की जीत हुई, सत्यमेव जयते। मैं अपना साथ देने वालों के प्रति आभारी हूं। भारत के विकास में हमारा योगदान जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनियों के शेयरों में उछाल देखने को मिला है। फैसले के बाद अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों के दाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 11% तक बढ़ गए। शुरुआत में ये बढ़त 16% तक हुई, लेकिन कुछ देर बाद कई कंपनियों के शेयरों में गिरावट भी दिखी। बता दें, जनवरी 2030 में अमेरिकी फॉरेंसिक फाइनेंशियल कंपनी हिंडनबर्ग ने अडानी समूह को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए थे। हालांकि अडानी समूह ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था, लेकिन इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी समूह के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। पत्रकार पंकज पचौरी ने एक्स पर कहा कि कैसे भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक 1 दशक पहले इसी दिन 3 जनवरी को आयोजित की गई थी। उन्होंने कहा कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज से ठीक 10 साल पहले आयोजित की गई थी। 100 से अधिक पत्रकारों की उपस्थिति में 62 अलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए। 10 साल पहले उस वक्त प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जिन्होंने 100 से अधिक पत्रकारों की मेजबानी की थी और उनसे 62 से अधिक प्रश्न पूछे गए थे। पहलवान साक्षी मलिक ने बुधवार को कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण के गुंडे सक्रिय हो गए। ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह के फेडरेशन का अध्यक्ष चुने जाने के बाद कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा करने वाली साक्षी ने कहा कि उनकी मां को धमकी भरे फोन आ रहे हैं। साक्षी मलिक ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारी सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। इस बीच एक नए घटनाक्रम के तहत साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के खिलाफ बुधवार को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। कहा जा रहा है इस प्रायोजित प्रदर्शन के पीछे भारतीय कुश्ती महासंघ के वो लोग हैं जिन्हें चुने जाने के बाद सरकार ने हटा दिया। पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि हम जानते थे कि ब्रजभूषण प्रभावशाली है, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो इतने शक्तिशाली थे कि वो अपने निवास से किसी से चर्चा किए बिना राष्ट्रीय इवेंट घोषित कर देंगे। अब हम पर जूनियरों के कुश्ती करियर को खराब करने का आरोप लगाया जा रहा है। मैंने कुश्ती से संन्यास ले लिया है।
साक्षी मलिक ने कहा, मैं चाहती हूं कि जूनियर लड़कियां वो पूरा करें जो मैं नहीं कर सकी। मैं चाहती हूं कि वो देश के लिए रजत स्वर्ण पदक जीतें। मैं नहीं चाहती कि किसी जूनियर को हमारे लिए कष्ट सहना पड़े। साक्षी ने कहा कि हमें नए महासंघ व तदर्थ समिति से कोई समस्या नहीं है, हमें केवल ब्रजभूषण के सहयोगी संजय सिंह से समस्या थी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अयोध्या में बनाए जा रहे राम मंदिर की प्रतिमा को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि रामलला की वो मूर्ति कहां है जिस पर सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुई? नई मूर्ति कहां से आ रही है? हम लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि नई मूर्ति की जरूरत क्यों पड़ी। बता दें, बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने 1 जनवरी की एक सुबह एक तस्वीर जारी करते हुए लिखा था कि राम मंदिर में लगने वाली मूर्ति का चुनाव कर लिया गया है। ये मूर्ति दक्षिण भारतीय मूर्तिकार योगीराज अरुण ने बनाई है। हालांकि इस मामले में अब तक राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से अंतिम घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जिस मूर्ति का जिक्र दिग्विजय सिंह कर रहे हैं उसे रामलला की मूर्ति के रूप में मान्यता हासिल है। ये मूर्ति साल 1949 से तिरपाल से ढके एक अस्थायी मंदिर में रखी हुई थी, जिसे मंदिर निर्माण का काम शुरू होने के बाद हटाया गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक IIT BHU के कथित गैंगरेप मामले के 3 आरोपियों ने पूछताछ के दौरान बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट के अनुसार पूछताछ के दौरान उन्होंने पुलिस को बताया कि वो परिसर में छेड़छाड़ की 3 और घटनाओं में शामिल थे और वो कथित तौर पर ऐसे मौकों की तलाश में रोज परिसर का दौरा करते थे। जांच में शामिल अधिकारियों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उनके कॉल डिटेल रिकॉर्ड के विश्लेषण से इसकी पुष्टि हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक रात 11 बजे से 1 बजे के बीच परिसर में उनका स्थान अक्सर दिखाई देता है। कांग्रेस ने IIT BHU मामले में ट्वीट कर कहा है कि आपको पता है, बीजेपी के 3 पदाधिकारियों ने BHU में गैंगरेप किया, लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं वो स्तब्ध करने वाली हैं। बीजेपी के इन बलात्कारियों ने पुलिस को बताया कि वो BHU में पहले भी लड़कियों से छेड़खानी करते रहे हैं। बीजेपी के ये तीनों बलात्कारी अक्सर लड़कियों का पीछा करते, उनका दुपट्टा खींचते, उनसे छेड़छाड़ करते। खास तौर से रात के वक्त ये BHU कैंपस में जाते ताकि लड़कियों को छेड़ सकें। कितनी घिनौनी मानसिकता इनकी है। ट्वीट में कांग्रेस ने आरोपियों के साथ PM मोदी और स्मृति ईरानी के फोटो भी साझा किए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुधवार को ED के एक और समन पर नहीं पहुंचे। ये तीसरी बार है जब केजरीवाल ने ED के दिए नोटिस पर पेश नहीं होने का फैसला किया है। न्यूज एजेंसी PTI और ANI के मुताबिक केजरीवाल ने इस बारे में ED को लिखित में जवाब भेजा है। इस चिट्ठी में आम आदमी पार्टी ने कहा है कि केजरीवाल जांच एजेंसी का सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन ये दावा भी किया जाता है कि एजेंसी ने ये नोटिस केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए भेजा है। PTI के मुताबिक पार्टी ने आरोप लगाया है कि चुनावों से ठीक पहले नोटिस क्यों भेजा गया है। ये नोटिस साजिश है ताकि केजरीवाल को चुनावी अभियान करने से रोका जाए। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की ओर से सोशल मीडिया पर इस बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को कहा कि मनीष सिसोदिया 1 साल से गिरफ्तार हैं। वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटा पाए और अब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बीजेपी नेताओं के खिलाफ कई मामले सामने आते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बीजेपी शुभेंदु अधिकारी से लेकर मुकुल रॉय, पेमा खांडू, अजित पवार, हेमंता बिस्वा शर्मा सभी के खिलाफ अभियान चला रही थी और फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए। भारद्वाज ने मीडिया से कहा, ED या केंद्र सरकार ने ये नहीं बताया कि वो केजरीवाल को किस हैसियत से बुला रहे हैं। ना वो अभियुक्त हैं, ना गवाह हैं। केजरीवाल को बुलाए जाने की टाइमिंग पर भी सवाल है। चुनावों से पहले केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश की जा रही है ताकि वो लोकसभा चुनावों के अभियान में ना जा पाएं और उन्हें जेल में बंद कर दिया जाए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को अपने गृह क्षेत्र बुधनी में आयोजित जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री न बनाए जाने पर एक बार फिर टिप्पणी की। इस जनसभा के दौरान भीड़ में से कुछ महिलाओं ने चिल्लाते हुए कहा, हमें छोड़कर कहीं ना जाना भैया। शिवराज सिंह ने इसका जवाब देते हुए कहा, कहीं नहीं जाऊंगा, जीऊंगा यहाँ और मरूंगा यहाँ, चिंता मत करना। इसके बाद उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री न बनाए जाने पर कहा, कहीं ना कहीं कोई बड़ा उद्देश्य होगा यार। कई बार राजतिलक होते होते वनवास भी हो जाता है। TMC नेता महुआ मोइत्रा को संसद के शीतकालीन सत्र में निलंबित कर दिया गया था। इस फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उनकी याचिका पर बुधवार को अदालत में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा महासचिव को नोटिस कर जवाब मांगा है। महासचिव को 2 हफ्ते में जवाब देना होगा। मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। बता दें, TMC नेता महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर लोकसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेने की मांग की थी। हालांकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। TMC नेता महुआ मोइत्रा पर सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्राही ने उनकी निगरानी करने का आरोप लगाया है। CBI के निदेशक प्रवीण सूद और गृहमंत्री अमित शाह को 29 दिसंबर को जय अनंत ने पत्र लिखा और आशंका जताई कि उनको ट्रैक किया जा रहा है।
जयानंद का यह भी आरोप है कि महुआ मोइत्रा बंगाल पुलिस में अपनी जान पहचान से ये काम करवा रही हैं। जयानंद का यह भी आरोप है कि मुमकिन है कि महुआ मोइत्रा ने निगरानी के लिए उनकी पर्सनल जानकारियां और उनके कॉन्टैक्ट्स की डिटेल सीनियर अधिकारियों के साथ शेयर की हों। केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों के विरोध को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का साथ मिला। उन्होंने इस बहाने केंद्र पर भी जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि ड्राइवर्स हमारी अर्थव्यवस्था और प्रगति के पहिए हैं। वो बेहद कम पैसे पर तरह तरह की मुश्किलें झेलते हुए कठिन जीवन शैली के साथ काम करते हैं। कानून और सिस्टम को इनके प्रति मानवीय होना चाहिए। हर जान कीमती है, हर एक की रक्षा सरकार का कर्तव्य है। कानून का उद्देश्य जन सामान्य के जीवन को आसान, सुरक्षित और न्याय देना है, न कि लाखों लोगों को अत्याचार, वसूली, कैद व आर्थिक दिवालियेपन की ओर धकेलना है। बिना राम मशविरा, बिना विपक्ष को शामिल किए एक तरफा तुगलकी कानून बनाने का काम बंद होना चाहिए। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के कलेक्टर किशोर कन्याल को सीएम मोहन यादव ने पद से हटा दिया है। किशोर कन्याल के ट्रक ड्राइवर से बातचीत के एक हिस्से का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में किशोर कन्याल एक ड्राइवर से कहते हुए दिखाई देते हैं, क्या करोगे तुम, क्या औकात है तुम्हारी। अब मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अधिकारी का ऐसी भाषा बोलना उचित नहीं है। खासकर ये सरकार तो गरीबों की सरकार है। मनुष्यता के नाते हमारी सरकार में ये भाषा स्वीकार नहीं है। मुख्यमंत्री बोले, मैं खुद मजदूर परिवार से निकला हुआ बेटा हूँ। मैं समझता हूँ कि आगे से अधिकारी कोई ऐसी भाषा बोलता है तो उसे मैदान में रहने का अधिकार नहीं है। दोबारा जो अधिकारी इस पद पर आएगा वो भाषा और व्यवहार का ध्यान रखेगा। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के जनरल कासिम सुलेमानी की मजार के पास हो रहे समारोह में धमाके से मरने वालों की संख्या 103 तक पहुंच गई है। ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया है कि सुलेमानी की हत्या की चौथी बरसी पर हो रहे समारोह में कई धमाके हुए। सरकारी ब्रॉडकास्टर इरिम ने कहा है कि इन धमाकों में कम से कम 60 लोग घायल भी हुए। ये धमाके केरमान प्रांत में हुए। ईरान की सरकारी मीडिया ने केरमान प्रांत के गवर्नर के हवाले से इसे आतंकवादी हमला बताया है। सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे कुछ वीडियो में सड़क पर शव दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका ने जनरल कासिम सुलेमानी को साल 2020 में एक ड्रोन हमले में मार दिया था। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच केपटाउन में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में के पहले दिन भारतीय टीम 153 रन के कुल स्कोर पर पवेलियन लौट गई। भारत की ओर से सबसे ज्यादा 46 रन विराट कोहली ने बनाए। इसके बाद रोहित शर्मा ने 39 रन और शुभमन गिल ने 33 रन बनाए। भारतीय टीम ने 11 गेंदों में बिना रन बनाए आखिर के 6 विकेट गंवा दिए। भारत की पारी के दौरान कुल 7 बल्लेबाज बिना खाता खोले ही आउट हो गए। इससे पहले दक्षिण अफ्रीकी टीम भी 55 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से सबसे अधिक 6 विकेट मोहम्मद सिराज ने लिए। इसके अलावा बुमराह और मुकेश कुमार ने भी 2-2 विकेट लिए। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।